हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गाइडेंस में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाती हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि टेक्निक्स यूज़ होती है गाइडेंस के टाइम पे, तो कौन कौन सी वो टेक्निक्स हैं, क्या क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। द टेक्निक्स विच आर जनरली एम्प्लॉयड बाय गाइडेंस वर्कर फॉर कलेक्टिंग बेसिक डाटा। जब गाइडेंस की बात आती है, किसी को गाइडेंस अगर देनी है तो हमारे पास बेसिक डाटा होना चाहिए जिससे हम किसी भी बारे में अंदाजा लगा सके, अनुमान लगा सके, किसी भी चीज को सजेशन दे सके, कोई गाइड कर सके। तो उसके लिए भी नीड द बेसिक डाटा। जो बेसिक डाटा है वो कहाँ से आता है, वो कौन कौन से मेथड्स हैं, उसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। द टेक्निक्स एम्प्लॉयड शुड गिव रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन। जो भी टेक्निक हम लगाने वाले हैं वो प्रॉपर रिलायबल इन्फॉर्मेशन दे। मतलब ऐसा ना हो कि वो तुक्का कुछ भी लग रहा है, नहीं, वी नीड टू गिव द प्रॉपर रिलायबल इन्फॉर्मेशन। उस टेक्निक की हेल्प से हम ये कर पाएं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो भी टेक्निक हम लगाएंगे इट शुड गिव रिलायबल एंड फुल इंफॉर्मेशन किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, जो भी। ना दो टाइप की टेक्निक्स यूज करते हैं हम लोग, स्टैंडर्डाइज एंड नॉन स्टैंडर्डाइज। ठीक है, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज में डिवीजन कर दिया। एक तो नॉन स्टैंडर्डाइज टेक्निक का मतलब हो गया ये जो आपने काफी बार सुना होगा, इंटरव्यू हो गए, रेटिंग्स, क्वेश्चनियर्स, ऑब्जर्वेशन, सोशियोमेट्री, बायोग्राफी, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, एनेक्टोडल रिकॉर्ड्स। तो ये सारी चीजें नॉन स्टैंडर्डाइज वे में आती हैं। ये रियूजेबल होती हैं, मतलब बार बार आप इसको यूज कर सकते हो, टाइम बहुत कम कंज्यूम करती हैं एंड आप इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसका जो रिजल्ट है बहुत इजीली आ सकता है, तो दे कैन बी स्कोर्ड इजीली। ठीक है, वी कैन यूज दैट। नाउ स्टैंडर्डाइज की अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली किसी का इंटरेस्ट अगर आपको देखना है कितना है, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी टेस्ट, उन सब के लिए स्टैंडर्डाइज यूज होता है। समटाइम्स प्रोवाइड मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन। कई बार ये कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन, जो मतलब यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है, वो प्रोवाइड करता है। जैसे कई बार हमें जो चीज टेस्ट से नहीं पता लगी वो इन सब स्टैंडर्डाइज तरीकों से पता लग सकती है। टेक्निक डज प्रोवाइड क्लूज एंड इंसाइट इनटू द इमोशनल प्रॉब्लम ऑफ अ पर्सन एज वेल एज होप्स एंड एस्पिरेशन। तो ये जो टेक्निक है ये किसी भी पर्सन के बारे में, उनके इमोशनल प्रॉब्लम, जिस तरह से वो सोचते हैं, इन सबको आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं। होप्स क्या है, क्या वो सोचते हैं, क्या उनके विचार हैं, क्या वो फ्यूचर में समझते हैं कि हो, मतलब जो भी उनके दिमाग में चल रहा है, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द स्टैंडर्डाइज टेक्निक। ठीक है, कई बार जो इन्फॉर्मेशन यहां से नहीं मिल जाती, ये वाला गैप स्टैंडर्डाइज टेस्ट मतलब फिल कर देता है। दोनों के डिफरेंस आपको याद रखने हैं। नाउ नॉन स्टैंडर्डाइज टेक्निक, यानी कि ऑब्वियसली हम पहले इसको डिस्कस करेंगे क्या क्या है। तो जैसे कि हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज टेक्निक की, तो उसमें आ गए क्वेश्चनियर्स। ठीक है, क्वेश्चनियर प्रिपेयर करते हैं। In questionnaire, a list of question is provided to the person and the person answer it, by which we can gather information about the person. आपने किसी पर्सन को एक मतलब क्वेश्चंस प्रोवाइड करे कि देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं। जब वो पर्सन इन क्वेश्चंस को आंसर करता है, उससे हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पूछा गया है। ऑल दीज थिंग्स कैन बी गेस्ड, यानी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनियर्स। क्वेश्चन शुड बी फ्यू इन नंबर एंड सिंपल टू बी अंडरस्टूड एंड आंसर। क्वेश्चन काफी कम होने चाहिए नंबर्स में, सिंपल होने चाहिए ताकि हम उसको समझ सके और आंसर कर सके। दे शुड डायरेक्टली कवर द पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो सारी चीजें कवर कर ले। ठीक है, दिस टेक्निक हैज इट्स लिमिटेशन। ऑब्वियसली इस टेक्निक की अपनी लिमिटेशन है, बट एट द एंड थोड़े होने चाहिए और प्लस उससे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम उस पर्सन के बारे में निकाल पाए, ये जरूरी है। However, it is very often used to obtain factual data. Generally, ये क्वेश्चनियर जो होता है इसको यूज किया जाता है फैक्चुअल डाटा, मतलब किसी के होप्स और इन सब से ज्यादा आप किसी के बारे में जो पक्का इंफॉर्मेशन है, कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है, उसको गैदर करने के लिए ये यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन भी दो टाइप के हो सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपने पूछा है और उसका आंसर लिमिटेड है, यस, नो, 5, 4, इस तरह से सिंपल है। एक होते हैं जिसमें आप किसी भी जो भी यूजर है उसकी थिंकिंग को आप समझ सको कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या वो सोचते हैं। इन सब टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चंस को यूज करते हैं। Anecdotal records. An anecdotal record contains short descriptive account about some event regarding a student. Anecdotal records का मतलब क्या है, मतलब anecdotal बोलते हैं, सॉरी, anecdotal records, शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव अकाउंट्स, किसी के बारे में छोटी छोटे से ऐसे जो उनके साथ हुए हैं, डिस्क्रिप्शन वाली चीजें। ठीक है, when such report describing on the spot some incidents are recording so that they may be of some significance, they are collectively known as anecdotal records. जब हम लोग छोटे छोटे से ऐसे डिस्क्रिप्टिव चीजों को हम एक साथ ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ये कब हुआ था, कैसे हुआ था,
उस टाइम पे आपको क्या लगा था, ये क्या था। तो ऐसे आपने बहुत सारी चीजों को एक साथ आपने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। इस तरह की चीजों को जब ये कलेक्टिवली हम लोग देखते हैं सो हम इसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनेक्डोटल्स रिकॉर्ड, जो बेसिकली शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव अकाउंट्स है किसी बारे में कि आपको उस टाइम पे जब गुस्सा आया था आपको क्या लगा था, तो आपने उस टाइम की जो भी चीजें हुई थी सब बता दी, रिपोर्ट कर दी। तो दीज हेल्प इन फ्यूचर, बाद में कलेक्टिवली उसको जब हम रखते हैं तो इनको एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं। एन एनेक्डोट में बी कंपेयर टू स्नैपशॉट ऑफ एन आइसोलेटेड इंसिडेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट विच सजेस्ट सम स्पेशल सिग्निफिकेंस। इस तरह से मतलब उस टाइम पे उस पर्सन का क्या बिहेवियर रहा था उसका थोड़ा सा झलक हमको दे दे, ये उस टाइप के रिकॉर्ड्स होते हैं। जस्ट एज अ कैमरा कैचेस द पोज ऑफ एन इंडिविजुअल एट अ गिवन टाइम, सिमिलरली द एनेक्डोट शुड रिपोर्ट एग्जैक्टली द बिहेवियर ऑब्जर्व्ड। जैसे कैमरे से हम उस टाइम पे किसी पर्सन ने क्या करा, वो हंस रहा था, कुछ बोल रहा था, हम कैप्चर करते हैं, ऐसे ही एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो ये कैप्चर कर लेते हैं कि उस टाइम पे एग्जैक्टली बिहेवियर कैसा रहा था किसी पर्सन का। यूजेस क्या होंगे एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के? इट इंडिकेट एंड टेल अ लॉट अबाउट सोशल एंड इमोशनल सिचुएशन ऑफ द इंडिविजुअल। ये काफी कुछ बताता है किसके बारे में? सोशल एंड इमोशनल सिचुएशन के बारे में किसी भी इंडिविजुअल की, ठीक है। उस टाइम पे वो क्या सोच रहा था, आसपास के लोगों के साथ क्या बिहेवियर था, वो क्या दिमाग में चल रहा था। दे टेल अ लॉट अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, काफी कुछ बता देता है ये पर्सनैलिटी के बारे में। इट टेल्स अ लॉट अबाउट द पर्सन इंटरेस्ट, आइडियाज एंड थिंकिंग, किसी भी पर्सन के आइडियाज, इंटरेस्ट, सोच किस तरह से रहे, सारी चीजों के बारे में बताते। इफ सच रिपोर्ट्स आर केप्ट सिस्टमैटिकली दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन। अगर ऐसे रिकॉर्ड्स को आप ढंग से रखो, सिस्टमैटिकली रखो, तो ये काफी इंफॉर्मेशन दे देते हैं अबाउट द पर्सन। नाउ इंटरव्यूज ऑल्सो दिस वन ऑफ द मेथड टू गैदर इंफॉर्मेशन। इंटरव्यू इज अ कॉन्वर्सेशन विद अ पर्पज। आप किसी से बातचीत कर रहे हो लेकिन आपके पास एक पर्पज है, आप किसी का इंटरव्यू लेते हो, क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपको कुछ जानना है, यू हैव अ पर्पज। द ओकेजन शुड बी यूज्ड फॉर अ फ्रेंडली इनफॉर्मल टॉक। ये ओकेजन में आप फ्रेंडली तरीके से थोड़ा सा बातचीत बढ़ा के इनफॉर्मल बात भी कर सकते हो। एंड दूसरी चीज, ये चीज का ध्यान रखना है कि जो पर्सन इंटरव्यू दे रहा है उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में बात कर रहा हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस और फ्रीडम से बात कर पाएगा। अगर उसे फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली दैट पर्सन वोंट बी एबल टू टॉक, राइट। सो आप उसे ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो जिससे वो बात अच्छे से कर पाए। इट बिल्ड्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरव्यू। ये दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करता है जो कि एक इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हुआ इंटरव्यू। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे जब जॉब लेने जाते हैं उस टाइम पे जो एम्प्लॉयमेंट मतलब इंटरव्यू होते हैं ऐसे जिससे हमें फैक्ट पता चले, इस टाइप के इंटरव्यू। काउंसलिंग के रिलेटेड इंटरव्यू, ग्रुप्स वर्सेस इंडिविजुअल इंटरव्यू, जिसमें आप सोचते हो एक पर्सन है ग्रुप, और इंडिविजुअल मतलब कि ग्रुप में बहुत सारे लोग हो गए, इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन। और नेक्स्ट जो मैंने गलती से बोलती था, सोचते हो, दैट इज स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, इसके बाद ये पूछेंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अनस्ट्रक्चर्ड में ऐसा नहीं होता, इट शुड बी रॉ। तो जो भी चीज है रैंडमली जो आपको याद आ रहा है, जो आप समझ पा रहे हो, ऐसी चीजें पूछते हो जिससे रिलेट कर सको, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ठीक हो, उस टाइप के इंटरव्यूज यहाँ पर आते हैं। केस स्टडी की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस केस स्टडी? द मेन ऑब्जेक्ट बिहाइंड अ केस स्टडी, ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, ऑब्जेक्टिव बिहाइंड अ केस स्टडी इज टू ऑब्जर्व द इंडिविजुअल एज अ होल। हम उस इंडिविजुअल को एज अ होल समझें कि ये पूरा इंडिविजुअल है, इनसे रिलेटेड एक एक चीज। यहाँ पे क्या लिखा है? अ केस स्टडी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ऑल अवेलेबल टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। हम एक केस स्टडी की जब बात करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। वी कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, किसकी हेल्प से? जो भी अवेलेबल टूल्स हैं उसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। टेक्निक्स होती हैं डाटा कलेक्शन की, डाटा हम कलेक्ट करते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक एंड द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग द होल इंडिविजुअल। यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है और बेस्ट मेथड है टू स्टडी द होल इंडिविजुअल, कि कैसे हम उस इंडिविजुअल को स्टडी करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। इट्स पर्पस is to say positively and with confidence that as far as possible all sources of information have been tapped and all kind of data have been gathered from them। तो केस स्टडी की जब हम बात करते हैं ना, तो एक तरह से इनडायरेक्टली वो यही शो करता है कि इस पर्सन से रिलेटेड, सपोज इस पर्सन पे केस स्टडी है, हमने सारी इन्फो, एवरी सिंगल थिंग, हमने सारा डाटा इकट्ठा कर लिया है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वी हैव गैदर्ड एवरी सिंगल थिंग। ये केस स्टडी शो करता है अगर आप बोल रहे हो कि मेरे पास इस पर्सन की इस टॉपिक पे केस स्टडी है। A case study is defined as a collection of all available information। सारी चीजें, चाहे वो कुछ भी हो, फिजियोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, वोकेशनल, क्या काम था, क्यों, कैसे, एवरी सिंगल थिंग
तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, किसके अंदर, केस स्टडी के अंदर. The counselor is interested not only in diagnosing the problem and suggesting suitable remedies, but he is also interested in bringing about a better adjustment. यानी कि यहाँ पे क्या होता है, काउंसलर सिर्फ ये नहीं होता कि मैं केवल प्रॉब्लम को समझूंगा, डायग्नोस करूंगा, बट जो क्या कहते हैं काउंसलर है वो चाहता है कि कैसे जो उसका सब्जेक्ट है वो बेटर तरीके से एडजस्ट कर पाए, पहले से बेटर उसका थोड़ा सा एवरीथिंग गेट बेटर उसके रिगार्डिंग की जो पहले कंडीशन थी अब जो है उसमें चेंज आए. एक डिटेल केस स्टडी कंडक्ट की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ बेटर एडजस्टमेंट ऑफ द पर्सन हु इज द सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो एक केस स्टडी अगर अच्छे से हुई है, डिटेल में हुई है, तो एट द एंड फायदा सब्जेक्ट का भी है, क्योंकि वो सब्जेक्ट के बारे में अगर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है सो यू कैन फाइनली हेल्प दैट पर्सन. तो केस स्टडी जो है वो काफी हद तक हेल्प करती है हर एक वे में द पर्सन जिसका आप गाइडेंस ले जा रहे हो. ये बहुत सारे केसेस में होती है, साइकोलॉजी के केस में आप अलग टाइप की केस स्टडीज पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए दिस इज द वन थिंग. एंड एक काउंसलर को जरूरत पड़ सकती है टू मेक मोर केस स्टडी, बट ही शुड गार्ड अगेंस्ट एरर विच क्रीप इन अननोइंगली. बट काउंसलर को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स इंक्लूड हो जाएं जो कि जरूरत नहीं थी, मतलब चुपचाप होता है ना कि कोई चीज प्रॉब्लम आ जाए, वो नहीं होना चाहिए. ओके, ये केस स्टडी का मतलब है कि प्रॉब्लम जो है उसको अच्छे से उसके अंदर घुस के उसको सॉल्व करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से डिटेल में हो. सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से नहीं होना चाहिए कि हाँ केस स्टडी है, इस पर्सन के ऊपर हमारे पास डाटा है, नहीं. इट शुड बी वेरी वेरी डीप, मतलब इन द सेंस कि हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक एस्पेक्ट्स पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. Parents should be contacted, medical opinion should be sought, all those who come into contact with the individual should be approached, the study not be one-sided. पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट करना है, मेडिकल ओपिनियंस लेने हैं, जो भी कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं सारे इंडिविजुअल को अप्रोच करना है. एक साइड की स्टडी नहीं होनी चाहिए कि एक बारे में सुन लिया बस लिख दिया, नो, इट शुड बी ओवरऑल, ऑल राउंड. All possible details should be gathered and not even the slightest detail should be overlooked. सारी possible details आप गैदर करोगे, छोटी से छोटी चीज को भी आप ओवरलुक नहीं करोगे केस स्टडी के अंदर. ओके, फैक्ट्स टू बी इंक्लूडेड इन अ केस स्टडी. कैसे फैक्ट्स इंक्लूड करने हैं, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एनवायरमेंट, ये सारी चीजें आप इंक्लूड करोगे. हिस्ट्री एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द फैमिली, हिज ओन डेवलपमेंट एंड प्रेजेंट स्टेटस, एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल फैक्ट इज नीडेड टू बी इंक्लूडेड इन द केस स्टडी. नाउ लिमिटेशन, इसको बनाना आसान नहीं है, इट्स नॉट ईजी टू मेंटेन, इट्स नॉट ईजी टू मेक. बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है. इट मे बिकम टू सब्जेक्टिव इफ द पर्सन हु प्रिपेयर द केस स्टडी इज नॉट स्किल्ड. यानी कि बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि ऐसा हो सकता है कि इतना फ्रूटफुल भी ना रहे बनाना, ना फायदा हो, अगर जो पर्सन प्रिपेयर कर रहा है केस स्टडी वो स्किल नहीं है. तो प्रिपेयरिंग अ कंप्लीट केस स्टडी फॉर ईच चाइल्ड इज ऑल्सो नॉट फीजिबल इन द क्लासरूम. हर एक बच्चे के लिए केस स्टडी प्रिपेयर करना भी फिजिबल नहीं है क्लासरूम के अंदर. A teacher may take up 1 or 2 cases for the purpose of studying them. टीचर क्या कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा केसेस ले सकते हैं इन पर्पज ऑफ स्टडिंग देम. मतलब ठीक है हम पढ़ लेंगे, पूरे क्लासरूम के लिए तो नहीं, हम एक केस स्टडी उठा के देख लेते हैं कि ये बच्चा है जो बहुत बातें कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या है, बट ठीक है. नाउ ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी के बारे में आपने सुना होगा. ऑटोबायोग्राफी इंडिकेट करता है इंडिविजुअल की खुद की कहानी उसके खुद के शब्दों में. आप किसी के बारे में उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हो जो उसने खुद लिखी है. As a guidance technique for studying the individual, it gives valuable information about the individual interests, abilities, personal history, hopes, ambition, likes, dislike, etc. तो गाइडेंस टेक्निक के लिए ये जो है ना ऑटोबायोग्राफी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है. किस किस बारे में, किसी भी पर्सन का इंटरेस्ट क्या है, वो क्या कर सकता है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसकी होप्स क्या है, उसके क्या लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, सबके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है ऑटोबायोग्राफी से. Since feelings, value and attitude cannot be measured by any other technique, autobiography appeared to be the one technique for appraising these characteristics. क्योंकि फीलिंग्स, वैल्यू और एटीट्यूड को हम मेजर नहीं कर सकते किसी और तरीके से, क्योंकि आपके पास देयर इज नो पर्टिकुलर मेथड टू मेजर एवरी सिंगल थिंग ना, कि अरे उसकी क्या फीलिंग्स रही हैं, फीलिंग्स को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है. सो ये चीजें हम पढ़ते हैं जब किसी के बारे में, जब वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, काफी आइडिया हो जाता है कि अच्छा इस पर्सन ने ऐसा बोला था तो मे बी दैट वुड बी द रीजन. तो हमें काफी कुछ क्लियर हो जाता है उस पर्सन के बारे में जस्ट बाय रीडिंग द ऑटोबायोग्राफी. क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स अबाउट स्टूडेंट्स प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू टीचर, काउंसलर एंड एडमिन. यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, टीचर जो होते हैं, काउंसलर, सबको काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है.
इसको ऐसा बोला गया है, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, फाइलिंग फिलिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन एसेंशियल फॉर द गाइडेंस ऑफ स्टूडेंट। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में सारी वो चीजें जो एसेंशियल हैं, जो भी जरूरी हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। द इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्टेन पीरियोडिकली थ्रू वेरियस सोर्सेज, टेक्निक, टेस्ट, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी एंड द लाइक इज असेंबल्ड इन अ समरी फॉर्म ऑन अ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। हम क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है जो हमें अलग अलग सोर्सेज से मिली है, टेक्निक्स, उन सबको हम लोग एक समरी की फॉर्म में एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड में रख देते हैं कि देखो ये ऐसे है, ऐसा था, ये यूज हुआ ऐसे, ठीक है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड रिवील सच इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इंडिकेट द नेचर एंड अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंस नीडेड बाय द इंडिविजुअल स्टूडेंट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या करता है, ऐसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिवील करता है, ठीक है, इंडिकेट करता है नेचर एंड अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंस, यानी कि कितना उसको असिस्टेंस मिला है, क्या है, कितना इंडिविजुअल को चाहिए जरूरत, मतलब कितनी जरूरत है उसको असिस्टेंस की। काफी सारी स्टेजेस में, डेवलपमेंट में ये सारे रिकॉर्ड्स इंडिविजुअल के बारे में काफी कुछ बताते हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग। ये जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड होता है इन सब चीजों पे इंफॉर्मेशन दे सकता है, जैसे कि पर्सनल, होम, टेस्ट स्कोर, स्कूल अटेंडेंस, हेल्थ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कोई और एम्प्लॉयमेंट पढ़ाई के टाइम पे, कोई और नोट जो काउंसलर का हो, ये सारी चीजें इस पे इंक्लूड हो सकती हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है गुड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का? द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट ऑफ अ क्लास हेल्प द न्यू टीचर इन अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द स्टूडेंट। अगर एक नया टीचर है, उनको अपने बच्चों के बारे में समझना है कि मेरी क्लास में कैसे कैसे बच्चे हैं, क्या है बच्चों के बारे में, तो एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड उन्हें ऊपर ऊपर से सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। बच्चों की जरूरतों को समझ पाएंगे टीचर्स जस्ट बाय लुकिंग एट द कार्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड शुड बी री इवेल्युएटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसको री इवेल्युएट करना पड़ता है टाइम टू टाइम, ठीक है, बार बार चेंज भी करना पड़ता है। देयर आर सर्टेन इन्फॉर्मेशन विच नीड टू बी अपडेटेड टाइम टू टाइम, बार बार अपडेट भी करना पड़ता है। इट शुड बी यूजेबल। A cumulative record to be usable may be card type, folder type और booklet type। जो cumulative record यूज होता है बार बार, वो एक कार्ड की फॉर्म में हो सकता है, फोल्डर की फॉर्म में हो सकता है, या बुकलेट में हो सकता है, जिससे बार बार यूज कर रहे हो तो आराम से रेफर कर सको। The folder type of cumulative records are the most popular because they permit the inclusion of comprehensive information about the student। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो फोल्डर टाइप है, क्योंकि उसमें और भी काफी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। बच्चों के फोल्डर है, ठीक है, फोल्डर उठाया, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी है, कुछ भी देखना है, वी कैन जस्ट डायरेक्टली सी थ्रू इट। उसके बाद आता है रेटिंग स्किल। इन दिस टेक्निक प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर और ट्रेट इन अ पर्सन इज रेटेड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। कोई पर्सन है, उसकी रेटिंग हम करते हैं इन द सेंस कि भाई सपोज किसी की हैंड राइटिंग है 5, बहुत अच्छी राइटिंग है, 2 थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इनफैक्ट काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो रेटिंग स्केल से आपको किसी की ट्रेट, किसी की भी कोई ऐसी क्वालिटी है उसके बारे में यू कैन इजीली टेल। यू माइट बी रेटिंग योर स्टूडेंट परफॉर्मेंस, हैंड राइटिंग, हैबिट्स एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स इन योर डे टू डे टीचिंग। आप शायद अपने स्टूडेंट्स की कई सारी परफॉर्मेंसेज, हैंड राइटिंग, हैबिट्स, ये डेली आप ना एस्पेक्ट्स मतलब रेट कर रहे हो। नाउ द वर्ड रेट मीन्स जजिंग समबडी और एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग। जब आप रेट बोलते हो तो मतलब आप किसी को जज कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप बता रहे हो कि हैंड राइटिंग बेटा आपको इंप्रूव करनी है, आपको थोड़ा सा और बेटर करना है क्योंकि अभी अच्छी नहीं है, या आपकी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, आप बहुत ही अच्छा लिखते हो। तो आपने जज किया किसी को, ठीक है। उसके अलावा आपने वैल्यू करी कि आपकी हैंड राइटिंग की क्या मतलब कितना है ना, वैल्यू क्या है, कि बहुत कम है, ज्यादा है, जो भी है। द रेटर हु हैज ऑब्जर्व द इंडिविजुअल इन अ नंबर ऑफ सिचुएशन गिव्स हिज जजमेंट। जिसने रेटिंग दी, जैसे स्कूल में नहीं होता, बच्चों को दे देते हैं ए, आपको आप रीडिंग में ए, बच्चों को बी, तो वैसे ही रेटिंग से बच्चे, आप किसी भी पर्सन के बारे में, कोई दूसरा पर्सन जो बेसिकली रेट दे रहा है वो उसके बारे में जजमेंट बनाता है, ठीक है। रेटिंग स्केल रिक्वायर नेसेसरी एक्सपर्टीज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वर एंड एनी वन ऑफ देम इज नॉट सुटेड फॉर दिस जॉब। यानी इन्होंने क्या बोला, रेटिंग स्केल रिक्वायर नेसेसरी एक्सपर्टीज। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी रेट कर देगा, और हमें यह भी समझना है कि जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या है, किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और कोई भी ऐसा नहीं है कि इस जॉब को कर लेगा कि मार्क्स ही तो लगाने हैं देख के, नहीं, बिकॉज देयर आर मेनी अदर थिंग्स इन्वॉल्व। तो यहाँ पे क्या होगा ना, बहुत सारी चीजें आपको देख के चलनी है। ऑब्जर्वर यहाँ पे जो देख रहे हैं या फिर जो भी एक्सपर्टीज हैं, जो भी हैं, वो उनके पास कुछ स्किल्स हैं जिससे वो रेट कर सकते हैं। नोबडी, ऐसा नहीं कि कोई भी आके एकदम से रेट कर देगा। सोशियोमेट्री। The purpose of this is to study the nature of social relationship of individual within a group। सोशियोमेट्री का मतलब क्या है, आप देखोगे कि उस पर्सन के सोशल रिलेशनशिप कैसे हैं एक ग्रुप के अंदर।
ये अपॉर्चुनिटी देता है टू आइडेंटिफाई पर्सनैलिटी प्रॉब्लम स्पेशली इन आइसोलेट्स एंड द रिजेक्ट्स। मतलब कि कोई पर्सन बहुत अच्छा है अपने आसपास वालों के से, कोई पर्सन बहुत इंक्लूसिव मतलब ऐसे अलग से रहना पसंद करता है। सोशियोमेट्री से इन सब चीज़ों पे डाटा आपको काफ़ी मिल जाता है। द सोशियोमेट्रिक डाटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सोशियोग्राम्स which show attraction and repulsion within a group and help the teacher and the counselor in discovering the problem of student in relation to the group। जैसे कि इस डाटा से आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्म होता है सोशियोग्राम की हेल्प में। सिंपल सी बात है, जैसे नीचे एक एग्जांपल दिया है, आपको कोई पूछे वो कौन सा बच्चा है इस क्लास में जो सबसे ज्यादा बातें करता है, तो हो सकता है कई सारे बच्चे एक ही आंसर दें, है ना। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने लोगों से पूछा कि कहाँ कौन से क्वेश्चन, मतलब कौन से पर्सन की तरफ उनको कौन सा क्वेश्चन लग रहा है कि सही है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, एक ही ग्रुप में किस चीज का क्या थॉट प्रोसेस है, वो सब कुछ कंबाइन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मोस्टली सोशल रिलेशनशिप और एक इंडिविजुअल के ग्रुप में कैसे रिलेशनशिप, उन सब चीजों को स्टडी किया। दिस वाज ऑल द मेजर्स, मतलब बेसिकली गाइडेंस में किस किस तरीके से हम लोग कौन कौन से चीजें हैं जिसको यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन करी। ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने हर एक टॉपिक की, चाहे वो बीएड हो या एमएड हो, उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी काम की वीडियो मिलेंगी जिसमें मैंने प्रॉपर पीपीटी या फिर हैंडमेड नोट्स डाले हुए हैं, तो आप उन सबको रेफर कर सकते हैं। एंड अगर कुछ भी समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।